Beijing has certain goals, certain core interests, as they call it. And among them is India's Arunachal Pradesh. चाइना ताइवान के लिए लड़ सकता है, चाइना तिब्बत के लिए लड़ सकता है, लेकिन एक और जगह है जो ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा है, पर फिर भी बीजिंग अपनी कोर इंटरेस्ट की कैटेगरी में उसे रखता है। सेम वही कैटेगरी जहां ताइवान आता है, जहां तिब्बत आता है, और उस जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का एक बॉर्डर स्टेट, लेकिन चाइना के लिए ये सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दलाई लामा पैदा हुए थे और यहीं से एक दलाई लामा को देश निकाला कर दिया था, और यहीं से जुड़ी हुई है एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में से एक। इसीलिए बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ टेरिटरी नहीं मानता, वो इसे अपना कोर इंटरेस्ट मानता है। ये बीजिंग के लिए एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है, क्यों चाइना इसके लिए ऑब्सेस है? क्या ये सिर्फ जमीन का झगड़ा है, या इसके पीछे तिब्बत, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और पानी की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा गेम छुपा हुआ है? आज हम इस पजल्स की 3 लेयर्स को खोलेंगे और हर लेयर्स के साथ चाइना की अरुणाचल प्रदेश में दिलचस्पी का असली रीजन सामने आता जाएगा। तो शुरू करें। If you're an Indian, you already know this. Arunachal Pradesh is a state of the Indian Union. It is an integral part of our country. But China has never accepted this. They claim Arunachal Pradesh as their own. It's something that they recently reiterated. लेकिन अरुणाचल प्रदेश को समझने के लिए हमें एक फ्रेज समझना पड़ेगा, कोर इंटरेस्ट। चाइना की फॉरेन पॉलिसी में ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक सिग्नल है, एक डिक्लेरेशन है कि ये मुद्दे पर बीजिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और बीजिंग के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी उनके कोर इंटरेस्ट का पार्ट है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश नहीं कहता, वो इसे सैंगनन कहता है, यानी साउथ तिब्बत। और सिर्फ इस एक नाम के पीछे छुपी हुई है चाइना की पूरी सोच कि ये सिर्फ एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर नहीं है, बल्कि तिब्बत का वो हिस्सा है जो उसके मुताबिक इंडिया के कंट्रोल में चला गया है। तो अब सवाल ये है कि चाइना ऐसा क्यों मानता है? आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जो बीजिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया है? इसका जवाब 3 लेयर में छुपा हुआ है। पहला लेयर, तिब्बत और ताइवांग, एक ऐसा रिलीजियस फैक्टर जो फ्यूचर के दलाई लामा तक पहुंचता है। दूसरी लेयर, मिलिट्री जियोग्राफी, माउंटेन, चोक पॉइंट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी। और तीसरी लेयर, ब्रह्मपुत्र, पानी, मेगा डैम और हाइड्रो का गेम। और इन 3 लेयर्स को समझे बिना चाइना की अरुणाचल प्रदेश में दिलचस्पी को समझना लगभग नामुमकिन है। चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम असल में अरुणाचल प्रदेश से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है तिब्बत से। बीजिंग का आर्ग्यूमेंट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, खासकर तवांग डिस्ट्रिक्ट, हिस्टोरिकली तिब्बत के लासा से कल्चर, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक रखते हैं, इसलिए वो टेरिटरी चाइना की है। और ये आर्ग्यूमेंट काफी हद तक मुझे इलॉजिकल लगता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बॉर्डर स्टेट के जो कल्चर हैं, जो बात करने का तरीका है, वो काफी हद तक मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस स्टेट का पार्ट है। और मुझे लगता है कि आपने ये आर्ग्यूमेंट पहले भी सुना होगा, पुराने मैप्स, पुराने कनेक्शन, पुराना क्लेम्स। लेकिन चाइना की तावांग में दिलचस्पी का असली रीजन हिस्ट्री नहीं है, असली रीजन है फ्यूचर। और इसीलिए तवांग इस पूरे डिस्प्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट पीस बन जाता है। तवांग कोई आम बॉर्डर टाउन नहीं है, ये इंडिया चाइना डिस्प्यूट का क्राउन है। और इसके पीछे 2 फैक्ट हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फैक्ट, द 6th दलाई लामा। 1683 तवांग, यही जन्म हुआ था 6th दलाई लामा का। सदियों पुराना ये कनेक्शन तवांग को तिब्बतियन बुद्धिज्म के हिस्ट्री से सीधा जोड़ता है, और बीजिंग इसी हिस्टोरिकल लेगेसी को अपने क्लेम के सपोर्ट में यूज करता है। दूसरा फैक्ट, द 14th दलाई लामा एस्केप। 1959 14 दलाई लामा तिब्बत छोड़कर एक्साइटल में निकालते हैं, उनको देश से निकाल दिया जाता है, और इंडिया पहुंचने से पहले उनका रास्ता तवांग से गुजरता है। इंडिया उन्हें पनाह देता है और बीजिंग इस चैप्टर को कभी नहीं भूलता। लेकिन ये दोनों फैक्ट तो बैकग्राउंड है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये एंगल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है, ये प्रेजेंट है। अभी इस टाइम 14 दलाई लामा अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं, और उनके बाद एक सवाल खड़ा होगा, अगला दलाई लामा कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, उसकी पहचान कौन करेगा? और बीजिंग की सबसे बड़ी चिंता यही है, अगर भविष्य में अगले दलाई लामा की पहचान इंडिया के कंट्रोल वाले तवांग से जुड़ी, तो चाइना की वो पूरी स्ट्रेटेजी चैलेंज हो सकती है, जिसमें वो तिब्बत के लिए अपना स्टेट अप्रूव्ड सक्सेसर तैयार करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या है? तिब्बत पर चाइना की आइडियोलॉजिकल अथॉरिटी को चैलेंज मिल सकता है, उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ सकते हैं। और इसी वजह से तवांग चाइना के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का बैटलफील्ड है, और तिब्बत के फ्यूचर को लेकर एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का सेंटर पॉइंट है। और यही है लेयर 1 का कोर। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, और ये लेयर हिस्ट्री या रिलीजन की नहीं है, सिक्योरिटी की है, जियोग्राफी की है। और ये समझाती है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट क्यों नहीं है। मैप देखिए, अरुणाचल प्रदेश को ध्यान से देखिए, पहली नजर में आपको दिखेगा बहुत सारे पहाड़, जंगल, माउंटेन पासेस, लेकिन मिलिट्री प्लानर्स को कुछ और दिखता है। उनको दिखता है नेचुरल फोर्ट्रेस, एक ऐसी डिफेंसिव वॉल जो पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को सील करती है। और इसीलिए ये रीजन स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जो हाइट कंट्रोल कर सकता है वो नीचे के मैदान पे नजर रख सकता है। और यहीं से शुरू होती है लेयर 2। अगर कल को चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपनी पोजीशन मजबूत कर लेता है, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फॉरवर्ड
पोजीशंस असम के मैदानों के और करीब आ सकती है, मतलब ज्यादा विजिबिलिटी और ज्यादा ऑपरेशनल एडवांटेज। और ब्रह्मपुत्र वैली के ऊपर और ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रेशर इंडिया के लिए सिर्फ टेरिटरी का सवाल नहीं होगा, ये डिफेंस डेप्थ का सवाल होगा, क्योंकि जो माउंटेन्स आज शील्ड का काम करती है वो कल किसी और के ऑब्जर्वेशन का पोस्ट बन सकता है। लेकिन असली कंसर्न शायद इससे भी आगे है और ये पूरी पिक्चर को बदल देता है। वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप भूटान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और उसका सीधा कनेक्शन है इंडिया के सबसे वर्नेबल जियोग्राफिकल पॉइंट में से एक से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक्स। ये सिर्फ 20 किलोमीटर जितना चौड़ा है, बस इतना सा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है क्योंकि यही वो पतली सी जमीन की पट्टी है जो मेनलैंड इंडिया को उसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ती है। सोचिए अगर ये कॉरिडोर प्रेशर में आ जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न की कनेक्टिविटी को चैलेंज हो सकती है और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री प्लानर्स सालों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक क्रिटिकल वर्नेबिलिटी के रूप में देखते आए हैं। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई है। ये मिलिट्री चेसबोर्ड का एक ऐसा पीस है जिसे इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता और चाइना भी इसकी इंपॉर्टेंस को पूरी अच्छी तरह समझता है। अब चलते हैं तीसरे लेयर पे, वाटर हेजिमनी, ब्रह्मपुत्र का हथियार। अब तक हमने रिलीजन की बात की, सिक्योरिटी की बात की, लेकिन तीसरी लेयर शायद सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये टेरिटरी के बारे में नहीं है, ये पानी के बारे में है। और हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि जिसके पास पानी का कंट्रोल होता है उसके पास पावर होती है और एशिया के फ्यूचर में फ्रेश वाटर शायद सबसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनने वाला है। और इसी कहानी के सेंटर में है अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत के प्लेटो से एक विशाल नदी निकलती है, यारलंग सैंगपो, फिर ये इंडियन बॉर्डर के गेट बैंड से मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है और एक नया नाम ले लेती है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र इंडिया के टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्स का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है और देश के हाइड्रो पावर पोटेंशियल का 40% से ज्यादा है। यानी ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है, असम की लाइफलाइन है और बांग्लादेश के लिए भी ये एक लाइफलाइन है। करोड़ों लोगों की जिंदगी इस एक रिवर सिस्टम से जुड़ी हुई है और इसी रिवर के अपस्ट्रीम सैंक्शन पर चाइना इस वक्त बड़े डैम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। इनमें एक प्रपोज सुपर डैम भी शामिल है जो ग्रेट बैंड के पास इंडियन बॉर्डर के उत्तर में प्लान किया गया है। अब यहाँ पिक्चर बदलती है। अगर चाइना अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और डाउनस्ट्रीम स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस दोनों को मजबूत कर लेता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि नदी का सोर्स उसके पास है और नदी पर निर्भर लोग उसके नीचे। इसलिए कई एनालिस्ट इसे हाइड्रो हेजिमनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां अपस्ट्रीम कंट्रीज के पास डिस्प्रपोर्शनेट लेवरेज आ जाता है और वो लेवरेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फ्लो रेगुलेशंस और वाटर मैनेजमेंट डिसीजन और एक्सट्रीम सिनेरियो में वाटर सिक्योरिटी को डिप्लोमेटिक प्रेशर के टूल की तरह यूज करने की कैपेसिटी। बांग्लादेश इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया डिपेंडेंट है, ब्रह्मपुत्र बसीन के करोड़ों लोग इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट सिर्फ मैप और बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है, ये एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर सिस्टम में से एक पर इन्फ्लुएंस का सवाल है। और इसी वजह से चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। अब तक हमने हिस्ट्री देखी, रिलीजन देखा, मिलिट्री स्ट्रेटेजी देखी, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी बाकी है। अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश को इतना इंपॉर्टेंट मानता है तो वो अभी कर क्या रहा है? और यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है क्योंकि बीजिंग अब सिर्फ क्लेम नहीं कर रहा, वो अपने क्लेम को रीइंफोर्स कर रहा है सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मैप्स पर नैरेटिव बनाना। चाइना समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर के टाउन, रिवर, माउंटेन पीक के लिए नए स्टैंडर्डाइज चाइनीज नेम रिलीज करता है, ऑफिशियल मैप में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, और ये सब ऑफिशियली करता है। पहली नजर में ये सिर्फ नाम बदलने जैसा लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में मैप सिर्फ मैप नहीं होते, मैप्स नैरेटिव बनाते हैं और नैरेटिव्स फ्यूचर क्लेम को लेजिटिमेसी देते हैं। और इसीलिए बीजिंग बार बार दुनिया को एक मैसेज देता है कि ये रीजन हमारे हिस्ट्री की टेरिटरी का हिस्सा है। दूसरा स्टेप, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड प्रेजेंस। चाइना को पता है कि सिर्फ मैप काफी नहीं होते, इसलिए उन्होंने दूसरा स्टेप चला है इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ रोड, ब्रिज, हेलीपैड, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और मिलिट्री सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही बॉर्डर इंसिडेंट और घुसपैठ की रिपोर्ट सामने आई है। ये सब मिलकर एक चीज दिखाते हैं कि चाइना सिर्फ क्लेम को मेंटेन नहीं कर रहा, वो बॉर्डर पर अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन कर रहा है। तीसरा स्टेप, सॉकोंग विलेज। ये सबसे बड़ा विजुअल मूव है, सॉकोंग विलेज। सॉकोंग का मतलब है वेल ऑफ सोसाइटी। चाइना ने बॉर्डर के पास अपनी तरफ कई नए विलेजेस डेवलप किए हैं, परमानेंट हाउसिंग, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर पॉपुलेशन प्रेजेंस। और यहीं से इन विलेजेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शुरू होती है क्योंकि बॉर्डर सिर्फ सोल्जर से नहीं बनते, बॉर्डर्स लोगों से भी बनते हैं। ये विलेजेस दो मैसेज भेजते हैं दुनिया को, देखिए यहाँ लोग रहते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है और प्रेजेंस है, और इंडिया को स्टेटस को फाइनल नहीं है। और जब मैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और परमानेंट सेटलमेंट्स के साथ नजर आते हैं तो एक ब्रॉडर पैटर्न सामने आता है। बीजिंग सिर्फ ये नहीं कह रहा
कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। वो अपने क्लेम को हर साल, हर मैप, हर रोड, हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर नई स्टेटमेंट के साथ रीइंफोर्स कर रहा है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट सिर्फ हिस्ट्री का डिस्प्यूट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग कॉन्टेक्स्ट है जो हर रोज चल रहा है। तो दोस्तों अब ये सवाल क्लियर हो गया है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है, क्यों वो इसे सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की तरह नहीं देखता है। और मैंने इंटरनेट पे काफी रिसर्च करने की कोशिश की कि इंडिया इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, और मुझे कुछ भी सॉलिड नहीं मिला। और अगर आप लोगों को कुछ पता है कि इंडिया इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। शायद इंडियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन लेना भूल गई है, लेकिन आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की कहानी सिर्फ चाइना के बारे में नहीं है, ये इंडिया के बारे में भी है। ये उस नॉर्थ ईस्ट के बारे में है जो भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उन रिवर्स के बारे में है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को चलाती हैं। और मुझे लगता है कि चाइना को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने चाइना के ऑयल स्ट्रेटेजी पे एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, वो ये वाली है, जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।